सो अपने तमाम शेर बच्चों का मैं वेलकम करता हूं एसएमबी इंटर कॉलेज अलीगढ़ की वर्चुअल स्टडी क्लासेस में जूनियर संवर्ग के तमाम बच्चों का स्वागत करता हूं। आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह। इस सीरीज़ में अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेकर के चलेंगे कक्षा 8 का विज्ञान। अपना कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाइए। विज्ञान विषय में आज हम लोग स्टडी करेंगे चतुर्थ चैप्टर। इसका पार्ट 1 हम लोग स्टडी कर चुके हैं, खनिज एवं धातु। अब इसका पार्ट 2 जो है उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में लेकर के बैठेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ चुके होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, कुछ छात्रों की शिकायत आ रही थी कि उनको क्वेश्चन आंसर नोट करने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों के पास बुक्स हैं नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं। इसके अलावा कुछ अन्य छात्रों ने जो अपनी प्रॉब्लम रखी थी वो ये थी कि उनके पास में शायद पीडीएफ फाइल जो होती है उसको खोलने का डिवाइस मोबाइल में अवेलेबल नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको क्वेश्चन आंसर्स के स्नैपशॉट भी भेजेंगे जिनको देख करके आप अपनी जो कॉपी बनाई है उसमें अपने प्रश्नोत्तरों को कर सकते हैं। खैर, फिलहाल यूनिट नंबर 4 में हमने पढ़ा खनिज क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं। इस सीरीज में हमने दोनों में अंतर जाना। फिर हमने जाना कि खनिज बेसिकली क्या हुई, जो चीज़ खान से मिली वो खनिज हो गया। इंग्लिश में भी माइन से जो मिला उसको मिनरल कह दिया। फिर आपसे बताया कि अयस्क क्या होते हैं। अयस्क को हम लोग फटाफट रिवाइज करें तो ऐसे खनिज जिनमें किसी पदार्थ यानी जो भी धातु या अधातु है उस तत्व की प्रतिशतता अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, जिससे कि उनका शोधन किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, तो उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि विभिन्न धातुओं के अधातुओं के जो प्रमुख अयस्क हैं उनके नाम जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, तो उन ओर्स के बारे में याद करना है आपको। पर्टिकुलरली धातु का नाम, उसके बाद में उसके अयस्क का नाम। इसी प्रकार से कुछ अधातु भी हैं जिनके अयस्क आपको मालूम होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने बात की थी कि भारत, क्योंकि हमारे देश के बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है आपसे। तो भारत में विभिन्न खनिजों की क्या उपलब्धता है, किस खनिज के उत्पादन में हम लोग अग्रणी हैं और किस में हमारे यहाँ उसकी कमी है, तो ये सब चीज़ों को भी हमें जानना था। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसके पार्ट 1 में स्टडी कर चुके हैं। ओके, इसके बाद में हमने ये चीज़ और जानी थी कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भौतिक गुण होते हैं धातुओं के। जैसे धातुएं जो होती हैं चमक देती हैं, धातुओं में जो होता है पीट करके उनका चादर फैलाई जा सकती है। आप पिटाई को मतलब ऊपर से हथौड़ा बजाते रहिए, वो शीट फैलती चली जाएगी। हाँ, यस, मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि कौन सी धातु ऐसी है जिसको कि सबसे ज़्यादा पीट करके आपने देखा होगा कि उसका जो है मतलब फॉर्म में पतली शीट बना लेते हैं, मतलब बिल्कुल पतली, कागज से भी पतली शीट बना लेते हैं। तो ऐसी कौन सी धातु है? तो अगर किसी को मिल गया हो तो उसने आंसर तो मेरे पास भेजा नहीं अभी तक। तो नॉर्मली आप लोग मिठाई खाते हैं तो मिठाई में देखा है आपने, कुछ मिठाई के ऊपर चांदी की सी पन्नी छपी रहती है, होती है ना। और बाकी जो काजू कतली खाते हैं या कुछ और मिठाइयाँ खाते हैं तो उनके ऊपर आपने देखा है कि सोने की पन्नी चढ़ी रहती है। ओके, उसको वर्क बोलते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि अगर आप जहाँ से मिठाई ले रहे हैं वो क्वालिटी मेंटेन करता है तो डेफिनेटली वो सोने की पतली परत होती है। बस में है ना, बहुत बारीक, यानी 1 ग्राम जो सोना है उसको पीट करके एक कई स्क्वायर मीटर की बहुत, यानी आपका जो बेडशीट है उससे भी बड़ी चादर बना सकते हैं वो। बस में है ना। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो होती है स्पेशली मेटल्स में होती है, धातुओं में होती है। इसके अलावा आपको बताया था कि तन्यता, यानी इसके तार बनाए जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे बताया कि चालकता, कंडक्टिविटी, यानी ताप और वैद्युत के चालक होते हैं। चालक को आप ऐसे कहते हैं सुचालक होते हैं, बस यानी आसानी से उसको। देखिए आपको यहाँ देखा था आपने
सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। जी हाँ, फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बारीक जो है उसकी फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म मतलब चादर बनाई जा सकती है। खैर छोड़िए, आगे पहुंचते हैं। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको क्या करना था कि इनमें जो प्रॉपर्टीज लिखनी थी तांबा और गंधक के बीच में, और मैंने आपको कहा था कि चलिए कोयला मान लीजिए गंधक की जगह पर, और दूसरी जगह तांबे की जगह पर आप सोना या कोई भी धातु ले लीजिएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने टेबल बना लिया होगा, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लिया होगा। आइए अब जानते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, धातुओं की, अधातुओं की जो रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है ना। अब रासायनिक गुण में पहले लेके चलते हैं ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में कोई भी धातु जो है वो ऑक्साइड बना देती है। ऑक्सीजन से मिलने के बाद जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, उस यौगिक का नाम ऑक्साइड होगा। ठीक है। अब जो धातु होगी उसका ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि जो अभिक्रिया दी हुई है इसमें 4 Na, तो 4 सोडियम के परमाणु हैं। तो यहाँ पर सोडियम से रिएक्शन किया ऑक्सीजन ने तो ऑक्साइड बन गया सोडियम का। तो क्या नाम है, आप देख रहे हैं ना, सोडियम ऑक्साइड। यस। तो मोटी बात, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर यहाँ पर सोडियम की जगह पर आयरन रहा होता तो क्या बन जाता, आयरन ऑक्साइड बन जाता। ओके। दूसरा एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो रिएक्शन लिखी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अधातुओं से भी बात करें तो अधातु भी जो है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके, अच्छे ऑक्सीजन अवेलेबल कहाँ हो पाएगी, नॉर्मली ऑक्सीजन अवेलेबल होगी मॉइस्चर के अंदर, नमी के अंदर, बस में है ना। तो नमी से ऑक्सीजन लेकर के वो रिएक्शन हो सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि जल के साथ में अभिक्रिया। यस। अब जल के साथ में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें आपने सोडियम की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में। तो यहाँ पर ये बड़ी खतरनाक रिएक्शन होती है। होता क्या है कि जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करता है तो सीधा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तेजी से और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस तुरंत एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेती है। ठीक। तो बहुत फास्ट एक्शन करता है, जबकि मैग्नीशियम के केस में इसकी अभिक्रिया इतनी तेज नहीं होती है। ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जल के साथ मिलकर के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ओके। अब बात आती है एसिड के साथ में, अम्ल के साथ में। आपने छोटी जो पिछली क्लास थी उसमें स्टडी किया होगा कि जो नेचर है उसके बेस पर नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, या तो अम्ल होंगे या क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। ठीक। फिर आपने पढ़ा भी होगा कि साहब वो खट्टे होते हैं, वो जो है कड़वे होते हैं, या जो भी आपने डिफरेंसेस पढ़े हों। फिलहाल जो है एसिड के साथ में जब रिएक्शन होती है तो डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड है। जैसे एक एसिड होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब अम्ल की रिएक्शन होता है, उसकी धातु की रिएक्शन होती है तो वो मेटल क्लोराइड बना लेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से धातु यानी कि क्या नाम लीजिए कि ये मेटल क्लोराइड जो है, क्योंकि धातु जो है क्षारीय प्रवृत्ति की है, क्लोराइड जो है अम्लीय प्रवृत्ति का है, तो दोनों मिलकर क्या, अम्ल और जब क्षार मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, जिसको हिंदी में लवण कहते हैं। ठीक है ना। दोबारा समझ लीजिएगा, जब अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, धातु और एसिड मिलकर के इन्होंने देखा कि ये साल्ट बना लेते हैं और एक तरह से न्यूट्रल हो जाते हैं नेचर में। ठीक है ना। ऐसे ही सल्फर के साथ में आप देख रहे हैं रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड जब सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, एक तो H2SO4 बनाएगा, ये जो जिसको आप गंधक का तेजाब बोलते हैं, और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ओके। तो जलवाष्प भी मुक्त करेगा। तो इस प्रकार से जो रिएक्शंस होती हैं ये आपने यहाँ पर देख लिया। आगे लेके चलते हैं धातु और अधातुओं में अंतर। अभी ये अंतर मेरे हिसाब से आपको स्वयं करने चाहिए। वैसे आपको टेबल में दिए, आपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर बताया, बहुत जरूरी है भौतिक गुणों के आधार पर कि धातुओं में चमक होती है, उसमें नहीं होती है धातुओं में,
उनमें जो है कठोर होते हैं, जबकि वो अधातु जो होती हैं वो ब्रिटल होती हैं। उनमें आधात वर्धनीयता होती है, जबकि इनको पीटने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तन्यता होती है, तार बनाए जा सकते हैं, इनके नहीं बनाए जा सकते। ये धातु जो होती है, नॉर्मली धातु जो होती हैं वो सुचालक होती हैं, जबकि अधातु विद्युत की या ताप की इतनी अच्छी सुचालक नहीं होती और आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि वो कुचालक होती हैं, ठीक है ना, यानी कि उनके थ्रू करंट पास नहीं होता। आप एक कोयला लीजिए, कोयला की एक तरफ तार लगाइए, दूसरी तरफ टेस्टर से चेक करेंगे तो करंट बिल्कुल पास नहीं होगा। ओके, चलिए, ऐसे ही डेंसिटी है और बाकी थर्मल एक्सपेंशन और ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये टेबल बहुत जरूरी है, आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं धातुओं का घरेलू व औद्योगिक उपयोग। अब अलग अलग प्रकार से धातुओं का क्या इस्तेमाल हो सकता है हमारे डोमेस्टिक लेवल पर और इंडस्ट्रियल लेवल पर। कुछ तो आप जान रहे हैं, कुछ प्रेशियस धातु होती हैं, मूल्यवान धातुएं होती हैं, तो उनसे जेवर बनाए जाते हैं। तो मूल्यवान धातुओं में जैसे बात करें, चांदी है, तांबा है और सोना है, ठीक है। इसके अलावा प्लेटिनम भी होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली बात करेंगे जो आपने अक्सर देखा होगा। तो जेवर किस चीज़ के बनते हैं? सोने के बनते हैं, ये चांदी के बनते हैं या तांबे के बनते हैं। ओके, तो इस प्रकार से। अच्छा, दूसरी बात कर रहे हैं, धातुओं से बर्तन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे आपने देखे हैं एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनते हैं। ओके, और इसके अलावा और पुराने टाइम में आप बात करेंगे तो कुछ अलॉय और होते थे जिसमें कांसा वगैरह है, या कॉपर के बर्तन भी बनते हैं, तांबे के बर्तन भी बनते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आता है दैट इज द कोरोजन ऑफ मेटल्स, धातुओं का संक्षारण। संक्षारण यानी कोरोजन मतलब वो किस प्रकार से धातु जो है वो खराब हो जाती हैं नमी के कांटेक्ट में आकर के। तो ये चीज आपको लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो नमी के कांटेक्ट में, अब सिंपल सी बात है, अगर एक लोहा है उसको बरसात में से बाहर डाल दीजिए तो क्या होगा, उसके ऊपर जंग लग जाएगी और धीरे धीरे खराब हो जाएगा। एक कील है, उसको पानी में पड़ा छोड़ दीजिएगा या ऐसी जगह रखिए जहाँ पर नमी ज्यादा हो, कुछ दिनों बाद में जो चमकीली कील थी वो क्या होगी, उसकी चमक खराब हो जाएगी और उसके ऊपर क्या है, पाउडर सा जम जाएगा, होगा ना। अल्टीमेटली जो आप देखेंगे उनकी मजबूती में, तो उसकी मजबूती भी कम होती चली जाएगी। ओके, तो ये सारी प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड एज द रस्टिंग। रस्टिंग मतलब कोरोजन या जंग लगना या संक्षारण होना, ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जैसे आपको दिखा रहे हैं तो आपको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल धातु जो क्या में आयरन है उसी के ऊपर जंग लगेगा, अधिकांश धातुओं के ऊपर कोरोजन की प्रोसेस हो जाती है, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। आपके घर में एल्युमिनियम का अगर कोई बर्तन रखा हुआ है तो लंबे टाइम बाद में आप देखते हैं कि उसके ऊपर क्या है, एल्युमिनियम की एक हल्की सी पतली सी परत सी उतरना शुरू हो जाती है। ऐसे ही कॉपर के बर्तनों में भी आपने कभी देखा होगा, तांबे के बर्तनों में, वहां भी जो है कोरोजन हो जाता है। तो कोरोजन की प्रोसेस। चलिए, अब क्या तरीका है, कैसे हम अपने बर्तनों को या अपने जो धातु हैं या पदार्थ हैं उनको, जो हमारे यूटेंसिल्स हैं उनको किस प्रकार से जंग से बचा सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स तो आपने डोमेस्टिक लेवल पर देखी होगी। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आपका कूलर का स्टैंड है, कूलर की बॉडी है, तो आप उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर दिया करते हैं। क्या करते हैं, यस, ऑफ सीजन में, यानी सीजन आने से पहले और सीजन आने के बाद उसके ऊपर पेंट करके रख देते हैं, होता है ना। अच्छा, दूसरा तरीका आपने देखा है कि कुछ जो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, तो उनके ऊपर क्या करते हैं, ग्रीस या ऑयल वगैरह लगा के रख देते हैं। तो ऑयल या ग्रीस के चक्कर में क्या होगा, नमी उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, जब मॉइस्चर कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, जंग उस पर नहीं लगेगी। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। आप पुराने टाइम में बोलते थे ना कि कड़ाई चढ़ा देना किसी चीज के ऊपर। अब आपने ये कहा कि अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूं कि सपोज जो चांदी है, चांदी मान लीजिए अगर नमी से खराब हो जाती है तो क्या करें, तो चांदी के ऊपर आप सोने का पानी चढ़ा दीजिएगा, वो कहते हैं ना कड़ाई चढ़ा देना। तो उस तरह से क्या होगा, उसमें जंग लगने से हम उसका बचाव कर सकते हैं। ऐसे ही कई और प्रकार के जो बर्तन होते हैं लोहे के या उन चीजों के, तो उनके ऊपर भी क्या है, दूसरी धातुओं का, मूल्यवान धातुओं का कवरिंग चढ़ा दी जाती है। जैसे नॉर्मली लोहे के ऊपर जस्ते का चढ़ाया जाता है, ठीक, चांदी के ऊपर सोने का चढ़ाया जाता है। ओके,
ऐसी बाल्टी वगैरह होती हैं, ड्रम वगैरह होती हैं, तो उनके ऊपर भी जो है ये जिंक की कवरिंग कर देते हैं। तो आपने रेलिंग वगैरह भी देखी होगी, तो फिर बारिश में भीगती रहे, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता उनको। लेकिन किसी वजह से अगर वहाँ से जो जिंक है वो हट जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहीं से उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस भी प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत लेपन जो प्रोसेस, सॉरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गैल्वेनाइजेशन किया था आपने, धातु चढ़ाने वाला प्रोसेस था, उसी तरह से इसके ऊपर कुछ अन्य प्रकार की जो धातु होती है जैसे क्रोमियम है, निकल है, टिन है, इन सब का कवरिंग चढ़ा दी जाती है। ठीक, ओके। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम प्योर मेटल की जगह पर एलॉय यूज करें, तो एलॉय के अंदर बिल्कुल हाइब्रिड प्रॉपर्टीज होती हैं। हाइब्रिड मीन्स जिन चीजों से मिलकर के वो बनी होती है, उन दोनों धातुओं से अच्छी प्रॉपर्टीज किसके अंदर होती हैं, एलॉय या मिश्र धातु के अंदर होती हैं। ठीक है ना। अब मिश्र धातु क्या होती है, इसको आप समझ लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आता है। मिश्र धातु के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जो मिश्र धातु होती है, यस, तो जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु का मतलब ये हुआ कि शुद्ध जो धातुएं हैं उनको आपस में मिलाकर के निश्चित अनुपात में उनसे एक तीसरे प्रकार की मिक्स धातु बनाई जाती है। इसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, हिंदी में इसको मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे आपने घरों में अक्सर देखा होगा, जैसे पीतल है, जैसे कांसा है, जैसे सोल्डर है और स्टेनलेस स्टील है। आप नॉर्मली स्टील की एक रॉड देखिए, ठीक है, लोहे की जिसको बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल बात करें, एक लोहे की रॉड है और एक स्टील की रॉड है, तो दोनों में अगर कंपेयर करना शुरू करेंगे तो वास्तव में स्टील लोहे से ही बना है, लेकिन स्टील के अंदर लोहे की अपेक्षा जंग देर में लगेगा, नहीं लगेगा, मजबूती और ज्यादा होगी उसकी। ठीक है ना, क्योंकि लोहे के साथ में कुछ और पदार्थ मिला दिए गए हैं, जैसे क्रोमियम है, निकल है, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी लस्टर बढ़ गई, चमक बढ़ गई। ओके, अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे पीतल है, आप लोगों ने देखा होगा, पीतल के बर्तन होते हैं, कुछ और होते हैं, घंटे वगैरह बनाए जाते हैं। अब ये बात सही है कि हर धातु सोनोरस होती है। सोनोरस मीन्स आवाज करती है। अब कोयले के ऊपर हथौड़ा बजाएंगे तो वो कोई खास आवाज नहीं निकालेगा, लेकिन किसी भी धातु को अगर आप पीटते हैं किसी डंडे से, पत्थर से, किसी भी चीज से, तो वो क्या है, एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है। अब वो पीतल वास्तव में तांबे और जस्ते से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर आप प्रयोग के तौर पर चाहें तो एक तांबे का बर्तन लें, मान लीजिए आपके पास में दो बर्तन है, एक तांबे का और एक पीतल का। ठीक है ना, दोनों को बजा के देखिएगा। तांबे वाले में साउंड अच्छी नहीं आएगी, उसकी तीव्रता कम होगी, जबकि पीतल के अंदर से जो ध्वनि निकलेगी वो दूर तक जाएगी, यानी उसकी सोनोरोसिटी ज्यादा होगी। तो मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना, धात्विक गुण और ज्यादा बढ़ गए अलॉय के अंदर। मजबूती के बारे में बात करें, तांबा आसानी से, क्योंकि तांबा जो है पीतल की अपेक्षा कमजोर है, जबकि पीतल जो बना हुआ है वो तांबे से ही बना हुआ है, साथ में थोड़ा जिंक मिला हुआ है। तो तांबा जो है, पीतल जो है तांबे से ज्यादा मजबूत है। इसीलिए आपने देखा मंदिरों में जो घंटे होते हैं वो किसके बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं। ठीक है ना। बाकी जो मजबूत बर्तन होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं। आप जो मूर्तियां बनवाते हैं वो भी नॉर्मली किसकी बनती हैं, पीतल की बनती हैं, क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय तक टिकती हैं, इनके ऊपर प्रॉब्लम्स कम आती हैं। ओके, ऐसे ही कांसा आता है, कांसा भी सेम है। आप पुराने घर में अगर आपकी दादी या कोई नानी वगैरह हो तो वो आपको बता सकती है, शायद उनके घर में पुराने समय में कांसे की चीजें बहुत यूज होती थी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे उपयोग में नहीं है। कांसे की और पीतल की जगह जो है स्टेनलेस स्टील ने ले ली है। इसके अलावा आप देखें सोल्डर। सोल्डर आपने देखा है, आपका कोई भाई या आसपास कोई दुकानदार है बिजली का जो काम करता है, वो कोई तार निकल जाता है तो उस तार को एक पतला सा एक तार होता है, उससे पिघला करके उस तार को जोड़ देता है। बात क्लियर है ना, उसको सोल्डर कहते हैं। तो वो जो तार होता है वो शीशा और टिन का बना हुआ होता है, तो बहुत कम तापमान पर वो पिघल जाता है और उसमें टांका लगा करके उसको फिट कर देता है। ओके, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये सारे क्या थे, मिश्र धातुओं के अपने स्पेशल प्रॉपर्टीज थी, विशिष्ट गुण थे। ओके,
तो इसी तरह से आप स्टील और पिग आयरन वगैरह को भी देख सकते हैं। या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप अपने पास नोट कर लें। जिन लोगों ने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उस चैप्टर को दोबारा बहुत डिटेल में पढ़ें, और स्पेशली ये जो अलॉय हैं, मिश्र धातु और करोजन, ये दो टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ें। मिश्र धातुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका NTSC हो या फिर कुछ नवोदय वगैरह का एंट्रेंस रहा हो। ओके, सॉरी। तो इस प्रकार से आप अपना तैयारी करते रहिए। ये आपको प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, प्रॉब्लम्स के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। पहले कोशिश खुद कीजिए कि इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढें। ओके, सिंपल क्वेश्चंस हैं, और बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, और बाकी आपके ट्रू फॉल्स हैं। अपने आप इनके उत्तर ढूंढिएगा, इन प्रश्नों के अपनी कॉपी में लिखिएगा। नहीं तो फिर मैं चलिए ठीक है, 2 दिन बाद मैं कोशिश करूंगा इनके आंसर्स आपको नोट कराने की। अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें। जो बच्चे चाहते हैं कुछ ज़्यादा अच्छा करना, तो वो पहले अपने आप सॉल्व करें आंसर्स को, ठीक है ना। जो नहीं आता है उसे आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछें, उसके बाद में 2 दिन बाद मैं खुद ही सारे आंसर्स आपको दे दूंगा। तो जिन बच्चों को समस्या है या जिनको बताने वाला घर में कोई नहीं है, वो उससे क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, बाहर बिल्कुल नहीं घूमना है, अपना होमवर्क साफ साफ अपनी फेयर कॉपी में करना है। ओके, चलिए टेक रेस्ट, आराम कीजिए, पढ़ाई करते रहिएगा। जय